नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा रिश्ते की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा रिश्ता जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। आज की दुनिया में अमेरिका और इजराइल के बीच जो गठबंधन है वो शायद सबसे मजबूत गठबंधनों में से एक है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ये रिश्ता हमेशा से तो ऐसा नहीं था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए इतिहास में करीब करीब 2000 साल पीछे चलते हैं। और हाँ, ये जो आज का गठबंधन है ना, ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए लगता है क्योंकि अगर इतिहास देखें तो सदियों तक यहूदियों और ईसाइयों के बीच का जो रिश्ता था वो गहरी दुश्मनी वाला था। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है लगभग 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के कब्जे वाले फिलिस्तीन में। कहते हैं कि ईसा की मृत्यु को लेकर जो संघर्ष हुआ उसी ने सदियों के अविश्वास की नींव डाल दी, और इसी के बाद रोमन साम्राज्य ने दूसरा यहूदी मंदिर तबाह कर दिया और यहूदियों को उनकी जमीन से ही निकाल दिया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे दौर में जहां कौन दोस्त है और कौन दुश्मन ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था, और इसी उथल-पुथल ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अगले 1000 साल से भी ज्यादा के समय में कौन किसके साथ था ये आज की सोच से बिल्कुल अलग था। देखिए, 70 ईसी में रोमनों ने यहूदियों को निकाला। फिर कुछ सदियों बाद खलीफा उमर आए और उन्होंने यहूदियों को वापस आने दिया। फिर ईसाई क्रूसेडर आए, उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया और मुसलमानों और यहूदियों दोनों का कत्लेआम किया। लेकिन फिर सलादीन ने यहूदियों की मदद से ही यरूशलेम वापस ले लिया। और फिर 1492 में जब ईसाइयों ने स्पेन जीता तो वहां से मुसलमानों और यहूदियों दोनों को निकाल दिया गया। तो ये रिश्ते लगातार बदलते रहे। तो अगर उस दौर को देखें तो एक तरफ थे शुरुआती मुस्लिम शासक जिनके राज में यहूदियों को दोस्त और सहयोगी माना जाता था। उन्हें सम्मान के पद भी मिलते थे, जैसे मेमोनाइट्स सलादीन के डॉक्टर थे। और दूसरी तरफ था ईसाई यूरोप, जहां पुराने धार्मिक झगड़ों की वजह से उन्हें दुश्मन की तरह देखा जाता था। उन पर जुल्म होते थे, यहाँ तक कि जब उन्हें स्पेन से निकाला गया तो उन्हें ऑटोमन साम्राज्य जैसी मुस्लिम जगहों पर ही पनाह मिली। तो सवाल उठता है कि फिर सब कुछ बदला कैसे? कहानी का फोकस अब मिडिल ईस्ट से हटकर यूरोप पर आ जाता है, एक ऐसी जगह जहां एक बिल्कुल नई तरह की ताकत उभर रही थी। हुआ ये कि यूरोप में यहूदी लोगों को जमीन खरीदने या राजनीति में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, तो उनके पास एक ही रास्ता बचा, बिजनेस और ट्रेड। अब क्योंकि ज्यादातर ईसाई दौलत जमीन में लगी थी, यहूदी समुदायों के पास धीरे धीरे बहुत सारा कैश यानी नकदी जमा हो गई, और देखते ही देखते वो राजाओं और साम्राज्यों तक को कर्ज देने वाले सबसे बड़े साहूकार बन गए। और इसी आर्थिक ताकत को एक नए लेवल पर ले गए रॉथस्चाइल्ड जैसे परिवार। उन्होंने एक कमाल का मॉडल बनाया। 5 भाई यूरोप के 5 बड़े शहरों में। ये सब मिलकर काम करते थे, जिससे उनके परिवार का पैसा और असर दोनों सुरक्षित रहते थे। अब वो किसी एक राजा के रहमो करम पर नहीं थे। सोचिए, ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क था जो साम्राज्यों को फंड कर रहा था और नेपोलियन के युद्धों का नतीजा तक तय कर रहा था। अब जब इतनी आर्थिक ताकत आ गई तो उसके साथ एक पुरानी राजनीतिक इच्छा ने भी जोर पकड़ा। वो 2000 साल पुराना सपना, वापस फिलिस्तीन जाने का। इसी सोच को ज़ायोनीवाद कहा गया, और अब ये कोई छुपा हुआ आंदोलन नहीं था। थियोडोर हर्जल जैसे लीडर्स ने इसे दुनिया के सामने रख दिया। और देखिए, उन्होंने 1897 में क्या कहा था? 50 साल में पूरी दुनिया देखेगी, एक यहूदी राज्य होगा। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस आंदोलन को एक बहुत ही अनोखा और ताकतवर साथी मिला, वो भी अटलांटिक के उस पार, अमेरिका के इवेंजेलिकल ईसाई। वो एक किताब से बहुत प्रभावित थे जिसका नाम था जीसस इज कमिंग। उस किताब में यह लिखा था कि जीसस की वापसी तभी होगी जब एक यहूदी राज्य बनेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन थी। हर्जल के जासूसों ने यरूशलेम से एक सीक्रेट मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, दुल्हन तो खूबसूरत है पर उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। इसका मतलब साफ था, जिस जमीन पर वो अपना देश बनाना चाहते थे वो उस वक्त के ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थी। तो ऑटोमन साम्राज्य के साथ ये जो डेडलॉक था ये टूटने वाला था, और इसे तोड़ने वाली थी दुनिया में मची उथल-पुथल। एक ऐसा तूफान आ रहा था जो एक नए देश के जन्म के लिए माहौल बना रहा था। और फिर हुए 2 वर्ल्ड वॉर जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला, वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन साम्राज्य ही खत्म हो गया। दूसरा, ब्रिटेन ने रॉथस्चाइल्ड्स के समर्थन से मशहूर बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का वादा किया। और तीसरा, वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट। नाजियों के जुल्म की वजह से बहुत बड़ी तादाद में यहूदी फिलिस्तीन की तरफ भागे।
और इसका नतीजा ये हुआ कि वहां की आबादी का पूरा समीकरण ही बदल गया। आप देखिए, 1917 में जहां फिलिस्तीन में यहूदी आबादी करीब 10% थी, वहीं सिर्फ 30 साल बाद 1947 तक ये बढ़कर लगभग 33% हो गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब जब ब्रिटिश यहां से जा रहे थे तो यूनाइटेड नेशंस एक प्लान लेकर आया, 1947 का पार्टीशन प्लान। इसके तहत 55% जमीन यहूदी राज्य को दी जानी थी और 45% अरब राज्य को। उस वक्त यहूदी आबादी सिर्फ 33% थी। खैर, यहूदी नेताओं ने तो ये प्लान मान लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। जब ये प्लान रिजेक्ट हो गया तो 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया। और कमाल की बात देखिए, ठीक हर्जिल की भविष्यवाणी के 50 साल बाद। और उससे भी बड़ी बात, अमेरिका ने सिर्फ 11 मिनट के अंदर इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। इसके फौरन बाद जंग छिड़ गई। इस 1948 की जंग में इजराइल जीता और उसका इलाका भी बढ़ा। लेकिन इसका एक और नतीजा निकला। करीब 8 लाख फिलिस्तीनी अपनी जमीन से बेघर हो गए। इस घटना को नकबा यानी तबाही कहा जाता है। और इस विस्थापन ने नए बने देश में यहूदी बहुमत को और पक्का कर दिया। तो ये थी धर्म, पैसे और टकराव की 2000 साल लंबी कहानी, जिसने एक देश को जन्म दिया। और यही कहानी हमें आज के सवाल पर वापस लाती है। ये जो ऐतिहासिक जड़ें हैं, यही आज दुनिया के सबसे पेचीदा और असरदार गठबंधनों में से एक की शक्ल तय कर रही हैं। सवाल ये है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।